बहुत अच्छा है। Okay, now we are okay. Now very wonderful. Good evening to each and everyone. Those who are okay, very wonderful. Good evening to each and everyone. Those who have joined my today's session. Now we are going to start a new topic. A new topic. We are going to discuss about Robert Browning's biography, and after that, whatever the poems were prescribed in our LT syllabus, that we will discuss later. There are two poems that have been prescribed in our LT syllabus. The first one is My Last Wishes, and the second one is Prose Spice. These two poems were prescribed in our LT syllabus by Robert Browning. So we will discuss these two poems in detail after biography. So now let's start. तो चलिए हम लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग जी की बायो को देख लेते हैं। बायो को देखते समय ध्यान रखना है आपको कुछ चीजों का, जहां पर मैं फोकस कर रहा हूं वो आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक है, इस चीज को इंश्योर कीजिएगा। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हमारे हैं, पहली बात आप ये समझ लीजिए, इनका जन्म होता है 1812 में और इनकी डेथ हो जाती है 1889 में। बेसिकली इनका डेथ भले ही ना पूछे, लेकिन ये हमसे पूछ सकता है कि बताओ ये किस एज से बिलोंग करते हैं। हमारा वहां पर ऑप्शन होगा, हम लोगों को ऑप्शन लगाना है विक्टोरियन एज। ठीक है, विक्टोरियन एरा के थे ये चीज हमको याद रखनी है। और इनका जो बर्थ डेट है वो भी हो सकता है पूछे, तो केवल 1812 आपको याद रखना है, 1812 इनका जन्म होता है। और 1812 में एक और बंदे का जन्म होता है, वो भी साथ साथ में आप निपट लीजिए, इसका नाम है चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस का जन्म होता है सेम ईयर में जैसे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक, तो ये हमारे दो फैक्ट्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज बोर्न इन कंबरवेल इंग्लैंड। कंबरवेल इंग्लैंड में इनका जन्म होता है एंड ही इज कंसीडर्ड द मास्टर ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। बेसिकली मास्टर क्या, इनको फादर का टाइटल दिया जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। तो आप एक चीज और इंश्योर कर लीजिए, जो लोग नए हैं जिनको आता है तो दैट्स वेरी गुड, नहीं आता तो वो लोग समझ लें कि कभी भी अगर क्वेश्चन आए, कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि बताइए इसमें ऐसा कौन सा बंदा है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए काफी ज्यादा फेमस है और रॉबर्ट ब्राउनिंग और ऑप्शन में है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के अलावा कोई आंसर सही नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ जो रॉबर्ट ब्राउनिंग से जो पोएम्स लिखी है मोस्टली कैसी है, क्या वो लिरिक्स हैं, क्या वो सोनेट्स हैं, क्या वो बैलेट्स हैं, या फिर वो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं, तो बस कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग ही लगा दीजिएगा। बस एक इनका जो प्ले है सरडेलो, उसको छोड़कर बाकी मैक्सिमम इनके सब पोएम्स हैं, और जो पोएम्स है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक खासियत और है कि जो भी इनकी पोएम्स होंगी, जो भी उसमें स्पीकर्स रहेंगे, वो बेसिकली या तो वो म्यूजिशियन होंगे या वो पेंटर होंगे। ठीक, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। जो भी इनकी पोएम में स्पीकर्स होते हैं, मैक्सिमम, नॉट इन ऑल, ये भी याद रखिएगा, मैक्सिमम पोएम्स में आपको या तो म्यूजिशियन मिलेगा या तो फिर पेंटर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें एबॉट बॉगलर, तो वहां पर ये म्यूजिशियन है, तो ये भी हमको इंश्योर करना है। उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो इस बंदे की शादी हुई थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से, जो कि एक खुद अपने आप में पोइटेस है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पोइटेस है तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ भाई इनकी वाइफ का क्या नाम है, या तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ भाई हुज वाइफ इज आल्सो अ पोइटेस। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा वहां पर रॉबर्ट ब्राउनिंग है तो रॉबर्ट ब्राउनिंग। और जिसके बाद बात करें मैरी शैली, वो भी एक पोइटेस रही है जो कि शैली की वाइफ रही है। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएशन कीजिएगा। बाकी बात करते हैं 1833 में ब्राउनिंग का पहला वर्क आता है जिसका नाम है पॉलाइन। ये पॉलाइन फर्स्ट वर्क है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पॉलाइन वर्क है ये पीवी शैली जी को बेसिकली कह सकते हैं, ये जो है डेडिकेटेड है। समझ रहे हैं, पीवी शैली जो है इन्हें इन्हें काफी ज्यादा जो है इंस्पायर किया है, और एक तरीके से जो पॉलाइन है पीवी शैली जो है, पीवी शैली जी को ये डेडिकेटेड। तो पहली बात फर्स्ट वर्क है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाए कि पहला वर्क कौन सा है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, तो मेरा आंसर होगा वहां पर पॉलाइन। और अगर ये पूछ ले कि पॉलाइन डेडिकेटेड किसको है, तो शैली। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि ये दूर दूर तक हमारे सिलेबस से संबंध नहीं रखता, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। और एक फेमस कोटेशन है, तो वर्ल्ड फेमस है, इसके आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं हमेशा। तो याद रखिए, गॉड इज इन हिज हेवन, ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड। ये बात बोली गई है पिप्पा पासेस में, और पिप्पा पासेस एक वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, उसमें बोला गया है
कि गॉड इज इन हिज हेवन एंड ऑल राइट विद द वर्ल्ड। बिल्कुल इसी के अपोजिट में अगर हम बात करें, इसी के अगर अपोजिट में हम बात करें तो हम वहां पर पाएंगे कि थॉमस हार्डी जी ने कुछ बोला है। थॉमस हार्डी जी का एक कोटेशन देख ले रहे हैं हम लोग हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हार्डी का, गॉड इज नॉट इन हिज हेवन एंड ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। अब हम जानते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है उनकी खास बात यह है कि ये ऑप्टिमिस्टिक है। बेसिकली एक पॉइंट आप याद रखिए, ये ऑप्टिमिस्टिक है, और जहां पर ये बात करेंगे तो ऑप्टिमिज्म की ही बात करेंगे। जबकि हार्डी आप जानते हैं वो पैसिमिस्टिक आउटलुक वाला बंदा रहा है, तो वो जहां भी बात करेगा वो पैसिमिस्टिक ही बात करेगा। तो इसीलिए इनका जस्ट अपोजिट, इन्होंने कहा कि अगर ईश्वर जो है हेवन में है तो सब कुछ बढ़िया होगा वर्ल्ड के साथ में। तो इसने बोला है कि ईश्वर तो हेवन में है ही नहीं, इसे सब कुछ गलत ही हो रहा है वर्ल्ड में। तो याद रखिएगा, गॉड इज नॉट इन हिज हेवन, ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड, ये हार्डी का लाइन है। और गॉड इज इन हिज हेवन, ईश्वर है हेवन में, ये बोला गया रॉबर्ट ब्राउनिंग जी के द्वारा। तो ये काफी फेमस है। तो जो हम लोग देख रहे हैं गॉड इज नॉट इन हिज हेवन, ये बोला गया है टेस्ट में। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि द रिंग एंड द बुक वाज रिटन इन 1868। पब्लिकेशन डेट भले ही ना याद रहे, ये वर्क याद रखना है, ठीक है। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक वर्स नॉवेल है, वर्स नॉवेल है रिंग एंड द बुक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी क्या स्टोरी है, किसके ऊपर बेस्ड है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बेसिकली हमसे वर्क पूछ सकता है, ऑप्शंस में देखिए पूछेगा तो विच इज नॉट अ वर्क बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो उस पर्पज के लिए हम इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट वर्क है, ये तो ऑप्शन में होगा ही होगा, ठीक है। तो इन बातों पे हमको ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर एक इनका वर्क है जिसका नाम है लास्ट, ये साइड नहीं है, ये राइड है, ये राइड टुगेदर, लास्ट राइड टुगेदर वर्क है। उसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप याद रखिएगा कि फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड। उसमें एक लाइन आती है कि केवल हम ही अपने शब्दों में असफल नहीं हुए हैं या फिर अपने कार्यों में असफल नहीं हुए, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये वाली जो है लाइन हमको याद रखनी है, ठीक है। और वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिलहाल ऊपर वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और पैरासेल्सस एक वर्क है इनका, 1835 में आया था, इसको याद रख सकते हैं। और चूंकि भी हम लोगों ने बोला था कि द रिंग एंड द बुक जो है वो एक वर्स नॉवेल है, इसमें 12 बुक है, ठीक है, 12 बुक्स है। तो एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि ये एपिक की कैटेगरी में ही आता है, और 21,000 लाइन है इसमें। स्टफोर्ड जो है एक ये प्ले है, और एक आर्डेलो भी प्ले है इनका, ठीक है। और बस यहाँ पर इतनी खास चीजें हैं। एक चीज ये देख लीजिए, हालांकि कोटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए कि रस्किन जी ने, रस्किन बॉन्ड इनको बोलते हैं, उन्होंने लिखा है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग इज अनएरिंग इन एवरी सेंटेंस ही राइट्स ऑफ द मिडिल एजेस। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार के साथ लगा के रख सकते हैं कि किसने बोला है कि रस्किन जो है हर एक लाइन में अनएरिंग है। अनएरिंग का मतलब जब भी आप इनके वर्क्स को पढ़ेंगे, इनके लाइंस को पढ़ेंगे, आप कोई भी इनके लाइंस के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं पाएंगे। और बेसिकली ये मिडिल एज के बारे में लिखते हैं, तो ये चीज बोली गई है रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए, ठीक। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, इसलिए यहाँ पर भी हम ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब साइडेलो के विषय में एक बहुत ज्यादा विचित्र बात यह है, ये वर्क आप याद रखिए, क्योंकि इसके लिए बोला गया है कि एक ऐसा वर्क है, बहुत सारे राइटर्स ने बोला है, कमेंटेड दैट ही कुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द वर्क। ये काफी ज्यादा फेमस रही है और प्रचलित भी लाइन है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, बताओ ऐसा कौन सा वर्क है जिसके लिए ये बोला जाता है, बहुत सारे राइटर ने बोला है कि वो पहली लाइन जो है साइडेलो की, वो उसको समझ नहीं पाए हैं आज तक। तो ऐसा कौन सा वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग का? तो आपको वहां पर ऑप्शन में टिक होना चाहिए या फिर आपका आंसर होना चाहिए सॉर्डेलो। क्या आंसर होगा आप सभी का, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लाइन किस वर्क की समझ में नहीं आई किसी को भी आज तक? चलिए वेरी गुड, ठीक है, हाँ सॉर्डेलो, वेरी गुड।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखें तो यहाँ पर पाएंगे, यहाँ से एट द एज ऑफ 16 he attended university college in London but a years later he grew dissatisfied and started learning at his own pace। बेसिकली ज्यादा कुछ एजुकेशन लिया नहीं है। ये एक चीज याद रख सकते हैं कि 12 साल का था मात्र ही, तब से ये पोएम लिखना स्टार्ट कर दिया है। और पहला इसका जो वर्क आया है जिसका नाम हम लोगों ने देखा था पॉलाइन, ठीक, वो याद रखिएगा। तो हम लोगों ने देखा था, और पॉलाइन के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा है, तो शैली का रहा है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। और सीधे लिखा है कि पॉलाइन इज कंसीडर टू बी डेडिकेटेड पीवी शैली, ठीक, पीवी शैली को ये डेडिकेटेड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक। और पोलाइड को बाद में पार्सेल्सस जो है, पोलाइन के बाद में पार्सेल्सस आता है 1835 में, वो 33 में आता है, ठीक। और ये बेसिकली जो है वो बेस्ड है स्विस फिजिशियन के ऊपर में। हालांकि ये सब इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन चूंकि अपकमिंग कोई भी अगर एग्जाम आए तो आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो हम लोगों ने देख लिया था ये। और एक यहाँ पर एक चीज ये देख लीजिएगा कि इनका एक वर्क है जो 55 में है, आया है 1855 में, काफी इंपॉर्टेंट है, मेन एंड वीमेन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और जो है ये आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ इन 1861 ही मूव टू लंदन फ्रॉम फ्लोरेंस। तो बाद में ये फिर वहां से लंदन से फ्लोरेंस चले जाते हैं। और अभी जब हम लोग इसके बाद पोएम पढ़ेंगे प्रोस्पाइस, तो वो वाली पोएम जो है इसी को डेडिकेटेड है अपनी इसकी वाइफ को, क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है 1861 में। उसके बाद में 1864 में वो प्रोस्पाइस पोएम को कंपोज करता है, इसको ड्रामेटिक पर्सोना में पब्लिश कराता है। बेसिकली जो पोएम है वो फुली डेडिकेटेड है और ट्रिब्यूटेड है अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउन को। आगे बढ़ते हैं तो ही वाज अवार्डेड ऑनरेरी डिग्री बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1882 में। ये आप याद रख सकते हैं कि इनको ऑनरेरी डिग्री कहां से दी गई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक, ये याद रख सकते हैं बट नॉट सो कंपल्सरी। एस्लांडो इनका वर्क है जो कि जिस दिन इसकी डेथ होती है उसी दिन ये पब्लिश होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा कौन सा वर्क है जो बिल्कुल उसी दिन पब्लिश हुआ है जिस दिन हमारे लेखक की डेथ होती है। तो आंसर होगा हमारा एसोलैंडो, ठीक है, एसोलैंडो। ये चीज आपको याद रखनी है। जितना जहां से क्वेश्चन बन सकता है फैक्चुअल, वो सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं। इसके एक्स्ट्रा में क्वेश्चन वहां से नहीं बनाएगा, और जितना बनाएगा वो पोएम से ही अधिकतर क्वेश्चन बनेगा, बायोटैक्टिकल क्वेश्चन बनने बंद हो गए हैं। रवि बेन इजरा इनकी पोएम है, और बेसिकली ये एक डिफेंस है ऑफ ओल्ड एज अगेंस्ट यूथ है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, नेट में क्वेश्चन पूछा गया है रवि बेन इजरा से कि रवि बेन इजरा बेसिकली इसका थीम क्या है। तो वहां पर ऑप्शंस में कुछ इस तरीके से घुमाया था, बोले थे कि ये डिफेंस है यूथ एज अगेंस्ट ओल्ड एज, या फिर ओल्ड एज अगेंस्ट यूथ, या फिर ओनली ओल्ड एज ओनली यूथ, ठीक है। तो बेसिकली आपका वहां पर ऑप्शन अगर है तो आप क्या आंसर देंगे, वहां पर कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे? ओल्ड एज अगेंस्ट ओल्ड यूथ। एज अगेंस्ट एज यूथ। अगेंस्ट यूथ। वेरी गुड, ये याद रखना है बिल्कुल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है। और सर आपकी जी, आवाज ब्रेक हुई थी। नो नो नो, मेरा वॉइस एकदम परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। शायद आपकी तरफ नेटवर्क इशू है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों को काफी फेमस कोटेशन ही रटा होगा। लॉस्ट जो लीडर वर्क है, ये बेसिकली किसके लिए लाइंस बोली गई? जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्थ के लिए वर्ड्सवर्थ के लिए। वेरी गुड, डब्ल्यू के लिए लाइंस बोली गई। चलिए बहुत अच्छे। सर प्लीज रब्बी बेन एजरा वाला फिर से बता दीजिए। मैंने बोला है कि रवि बेन एजरा जो इनका वर्क है वो बेसिकली एक डिफेंस है ऑफ ओल्ड एज अगेंस्ट यूथ। ओल्ड एज का इसमें डिफेंस किया गया है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इसका थीम क्या है तो आप ऑप्शन में लगाएंगे ओल्ड एज अगेंस्ट यूथ है, यूथ अगेंस्ट ओल्ड एज मत लगा दीजिएगा, ऑप्शन में मिलेगा 110% अगर आता है ये तो, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा ओल्ड एज अगेंस्ट यूथ है, इन चीजों पे ध्यान ओके दीजिएगा। सर। चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ पर अगला बंदा आता है जिसका नाम है ऑस्कर वाइल्ड, या बहुत ज्यादा अच्छी पर्चेज हैं। तो इन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग जी के लिए क्या बोला है वो इंपॉर्टेंट है। ही इज द मोस्ट शेक्सपियरियन क्रिएचर सिंस शेक्सपियर, इफ शेक्सपियर कुड सिंग विद मैरियड लिप्स। मतलब बिल्कुल शेक्सपियरियन क्रिएचर जैसा है, जब से शेक्सपियर बने हैं और तब से लेकर आज तक शेक्सपियर तो है नहीं, लेकिन ये इनके अंदर शेक्सपियर वाली क्वालिटीज को जो है हम देख सकते हैं। इसीलिए ऑस्कर वाइल्ड ने बोला ही इज द मोस्ट शेक्सपियरियन क्रिएचर सिंस शेक्सपियर। ये याद रखिएगा, इसलिए आप 2 स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि पूछ लें, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक केवल इनका वर्क देख लो,
और थोड़ा बता दे रहे हैं, इनका एक पाइड पाइपर है ऑफ हैमलिन, ये बेसिकली एक रैट कैचर के ऊपर पूरा बेस्ड है। तो पाइड पाइपर इनका वर्क है, ये आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का पाइड पाइपर एक वर्क है और ये रैट कैचर से रिलेटेड है, ठीक है। ये बस आपको इतना याद रखना है। रैट कैचर क्या मतलब, अगर आप क्लास 10th की हिस्ट्री पढ़ेंगे, वियतनाम वाली हिस्ट्री, तो आप उसमें पाएंगे कि वहां पर एक राजा होता है, तो उसके यहाँ पर बहुत सारे चूहे वगैरह होते हैं, तो चूहों को पकड़ने के लिए एक टीम को गठित करता है, उनको बोलता है कि जो भी चूहे पकड़ के देगा उसे 1000 रुपया दिया जाएगा पर कैट, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि यार अगर चूहा पकड़ के दे देंगे तो इतने चूहे खत्म हो जाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, चूहे की पूंछ काट के लेके आते, दिखा देते हैं कि हमने चूहा पकड़ा है, और बेसिकली बाकी चूहे को छोड़ देते, चूहे को मारते नहीं थे। तो इस तरीके से जो प्लेग था वहां पर फैल गया था। तो समथिंग उसी से रिलेटेड ऐसी कुछ कहानी है इसमें, पाइड पाइपर, ठीक है। तो ये रैट कैचर के विषय में है, पाइड पाइपर, याद रखिएगा इस चीज को। हो सकता है वर्क में पूछ लें, लेकिन डिटेल नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगला वर्क इनका देख लेते हैं, तो लिपोलिपि एंड डेल साटो, ये आर्ट एंड पेंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और एंडर डेल साटो हम लोग देख ही चुके थे। और अभी वेन इजरा की ओपनिंग जो लाइन है, ग्रो ओल्ड अलोंग मी, द बेस्ट इज एट टू बी, ये रवि वेन इजरा की लाइन है। बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं इन लाइन्स को, ठीक। जहां से जब इंपॉर्टेंट रहेगा उतना मैं आपको बिल्कुल बताता चलूंगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है केवल आपको उसके ऊपर एक झलक डलवा दे रहे हैं बस। अब ये वर्क आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है, सारे कौन से जो हमसे पूछे जा सकते हैं, तो देखिए पॉलाइन है, ये वर्क पूछा जा सकता है, अ फ्रेगमेंट ऑफ कन्फ्यूशन का टाइटल है, और स्ट्राफोर्ड है, सर्डेलो है, एक लॉन्ग पोएम है बेसिकली। स्ट्राफोर्ड जो है वो प्ले है, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन है थोड़ा सा प्लीज। स्ट्राफोर्ड एक प्ले है और सर्डेलो एक लॉन्ग पोएम है। ये वेल्स एंड पॉमग्रेनेट है, बस ये इतना याद रख सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक। वेल्स एंड पॉमग्रेनेट, इसे वेल्स एंड पॉमग्रेनेट आएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, इनका वर्क है, मैन देख लेता, मैन वीमैन है, ड्रामेटिक पर्सोना, ये वर्क याद रखिएगा, ड्रामेटिक पर्सोना, ठीक। माला डचेस हमको पता है, रिंग इन द बुक पता है, प्रोफेरियस लवर पता है, लॉक्स लीडर है। ये सारे जो मैं वर्क बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, विच इज नॉट अ वर्क बाई, इस तरीके से क्वेश्चन बना सर सकता है पोयम है एग्जाम। ये सर, ड्रामेटिक पर्सोना वाली सर। हाँ, इसमें तो पर्सोना वैसे पोएम नहीं होता, सभी पोएम, ठीक है, लिरिकल है, सब ड्रामेटिक यस मोनोलॉग सर। है। लॉस्ट रीडर है, ये ड्रामेटिक रोमांस से लिया गया है। एक आप चीज याद रखिए, देखिए ड्रामेटिक पर्सोना जो है वो 1864 में है और ड्रामेटिक रोमांस 1845 में है। तो इनका पब्लिकेशन डेट पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हम लोग जो पोएम पढ़ेंगे वो एक ड्रामेटिक पर्सोना से ली गई है, और ड्रामेटिक कुछ इनकी पोएम जो है वो ड्रामेटिक रोमांस से ली गई है। तो हो सकता है कि हम पब्लिकेशन डेट पूछ ले, तो इसे याद रखेंगे कि ड्रामेटिक पर्सोना जो 1864 में आता है, ड्रामेटिक रोमांस 1845 में आता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको प्लीज याद जरूर रखिएगा। एसलांडो इनका वर्क है, पीपा पासिस इनका वर्क है। हाँ, बस इतनी ही चीजें जो है, बाकी पार्सेल्स ये सब डिटेल में दिया गया है, ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग अपनी पोएम, हेलो जी जी, सर, ये जो आप मेसोपोक्स बता रहे थे सर, इनकी डेट्स भी लर्न करनी होंगी, डेट्स भी पूछ सकते हैं क्या? नहीं, नो 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 नो, डेट्स नहीं आएंगी, डेट्स जिसकी आएंगी वो सिर्फ हमारी पोएम होगी उसी की आएंगी, और कोई डेट्स नहीं आने वाली, ठीक है। ओके सर, केवल थैंक वर्क यू। याद रखिए, बस वर्क का नाम याद रखिए कि ओके कौन सा सर। वर्क है कौन सा नहीं है। अब हम ओके लोग सर। पढ़ने जा रहे हैं अपनी पोएम की तरफ, जो कि हमारी पोएम है प्रोज स्पाइस, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, इनके विषय में अच्छी तरीके से समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक एक चीज जो मैं बताऊंगा वो सारी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा। तो देखो पहले समझ लो, ये प्रोस्पाइस पोएम का नाम है, ये आपकी पब्लिश होती है ड्रामेटिक, ड्रामेटिक है ये पर्सोनेंस में, ठीक है, पर्सोनेंस में, ड्रामेटिक पर्सोनेंस में, जो कि आता है 1864 में, ये इसमें पब्लिश होती है। तो हमसे सीधा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, बताओ जी प्रोस्पाइस पोएम है वो किस कलेक्शन में आती है? मैन एंड वीमेन में आती है, रिंग एंड द बुक में आती है, वेल्स एंड पॉम्पलेट में आती है, ड्रामेटिक रोमांस में आती है, फिर ड्रामेटिक पर्सोनेस में आती है। तो हमारा आंसर होगा ड्रामेटिक पर्सोनेस, ठीक, जो कि 1864 में आया है। बात समझ में आई इतनी? यस सर। यस सर। ये पहला Yes, sir. ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा है कि इसकी वाइफ जो है वो डाइड हो जाती 1861 में। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोस्पाइस डेडिकेटेड है इसी की वाइफ को, ठीक है, अपनी वाइफ को ही डेडिकेट किया है, इसीलिए हमसे सीधे पूछ सकता है, बताओ इन विच ईयर
है ना, रॉबर्ट ब्राउनिंग वाइफ वाज डाइड, कब जो है इनकी डेथ हुई थी, तो हमारा आंसर होगा वहां पर 1861, याद रखिएगा, पहला पॉइंट होगा 1861। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए बताओ आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, है ना, प्रोस्पाइस पोएम वाज रिटन, तो हमारा आंसर होगा आफ्टर थ्री, हमारा आंसर होगा आफ्टर 3 इयर्स, ठीक, 3 साल बाद इस पोएम को वो लेके आए थे। तो क्योंकि अब ये जो है पोएम हमारे लिए हर तरीके से इंपॉर्टेंट हो जा रही है, तो इसका हर एक एस्पेक्ट जो है हमको मालूम होना चाहिए। चलिए अगली चीज समझिए। सर 1861 में हो गई थी। हाँ 1861 में इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। ये जो दिया ना, ये देखिए दिखाया आपके सामने, ठीक, और ये ट्रिब्यूट है अपनी वाइफ को, उनकी मेमोरी में लिखा गया है। दूसरा है प्रोस्पाइस, क्या 65 सर 1861 सही है कि 51 सही होगा? 51 किसने बोला? ओके सर। 1861 इज द राइट आंसर, ठीक। प्रोस्पाइस एक लैटिन वर्ड है, पहला ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाए बताओ फ्रॉम विच लैंग्वेज द प्रोस्पाइस वर्ड वाज टेकन, इटालियन है, लैटिन है, फ्रेंच है, ग्रीक है, क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए इट्स लैटिन वर्ड। क्या है ये? लैटिन वर्ड है, ठीक। और इसका मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जा रहे हैं 4 करीब। पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि बताइए इन विच कलेक्शन प्रोस्पाइस पोएम वाज पब्लिश्ड, आंसर होगा हमारा ड्रामेटिक पर्सोनेज, ठीक है। कब पब्लिश हुआ ड्रामेटिक पर्सोनेज, तो हमारा आंसर होगा 1864। अगला आ जाए कि इन विच ईयर रॉबर्ट ब्राउनिंग वाइफ वाज डाइड, तो हमारा आंसर होगा 1861। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ फ्रॉम विच लैंग्वेज द प्रोस्पाइस वर्ड वाज टेकन, तो हमारा आंसर होगा इट्स लैटिन। अगर इसका आंसर पूछा जाए इस तरीके से कि बताइए व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोस्पाइस, तो हमारा आंसर होगा टू लुक फॉरवर्ड, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बन सकता है बताइए होम द पोएम प्रोस्पाइस वाज डेडिकेटेड, ओल्ड एज को, यूथ एज को, पेंटर को, म्यूजिशियन को, या फिर अपनी वाइफ को, तो हमारा आंसर होगा वहां पर वाइफ को, ठीक है। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई आपको? जी सर, जी सर। यस सर। चलिए यस सर। सर ये शायद मिसप्रिंट है, ड्रामेटिक, ये ड्रामेटिक पर्सोनेस नहीं है सर, पर्सोने है, NAE। हाँ वो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसको, जी सर। ये तो ओके ड्रामेटिस्ट सर। लिखा है यहाँ पर, ड्रामेटिस्ट लिखा है, तो ड्रामेटिस्ट नहीं, मैं पहले बोल दिया, ड्रामेटिक है वो तो मिस प्रिंट है। चलिए प्लीज म्यूट योर माइक, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें आपको क्या समझने योग्य बात है उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए बेसिकली क्या होता है, इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तो अब बेसिकली आप जानते हैं कि डेथ जो है एक इनविटेबल पार्ट है हमारी लाइफ का, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेथ को देखकर वो डर जाते हैं, परंतु चूंकि आप जानते हैं कि हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग जी वो एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक वाले बंदे हैं, तो इसीलिए इनको मौत से डर नहीं लगता है और फियर को बिल्कुल कुछ समझते नहीं है। और क्या समझते हैं वो हम लोग इस पोएम के थ्रू समझेंगे। अब उनका ये मानना है कि मान लो अगर हमारी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में फिर मैं और अपनी वाइफ हेवन में जाके मिलेंगे, और ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा और एक नई दुनिया में जाके हम लोग एंजॉय करेंगे, मतलब इस दुनिया से नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो ये डेथ तो अच्छी ही चीज हुई है, तो उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा है इट इज an apt title for the poem. In this poem, it is confident that he will conquer death. He looks forward joyfully to his reunion with his wife. वो चाहता है कि जब उसकी भी डेथ हो जाएगी तो फिर से दोबारा अपनी वाइफ से मिल पाएगा जाके हेवन में, इसलिए वो डेथ को सर एप्ट टाइटल मीन्स उचित, क्योंकि एप्ट का मतलब यहाँ पर ना उचित है, और उचित क्यों है? क्योंकि लुक फॉरवर्ड मतलब वो आगे की सोच रहा है कि अगर मान लो हमारी डेथ हो जा रही है तो फिर हम फिर से दोबारा से अपनी वाइफ को मिल सकते हैं, फिर से हमारा रीयूनियन हो सकता है, ठीक है। ओके ओके सर। जी जी सर। चलिए अब यहाँ पर 2 चीजें आप समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगी पोएम। और बेसिकली रॉबर्ट ब्राउनिंग और दूसरे हमारे जॉन डन इनकी पोएम को अच्छे आज तक समझ नहीं पाए हैं। इनको समझने के लिए वो मेटाफिजिकल पोएट है बंदा, और मेटाफिजिकल पोएम के लिए बोला जाता है कि आम आदमी की जो है बस की बात नहीं है, उसके बस से बाहर है। आम आदमी मेटाफिजिकल पोएट्री को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें इमेजेस बहुत तगड़ी तगड़ी लगी होती हैं। उसी तरीके से हमारे जो रॉबर्ट ब्राउनिंग जी हैं इनकी भी पोएम बिल्कुल एक तरीके से सिमिलरिटी रखती हैं जैसे कि जॉन डन की पोएम्स है।
यहाँ पर भी आपको बहुत दूर दूर की इमेजेस देखने को मिलेंगी, जिससे ये पोएम जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जा रही है। इसलिए कृपया अपने आंख, कान, नाक, दिल, दिमाग सब कुछ खोल के रखिएगा, अन्यथा समझ आप कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है। और हालांकि मैं कोशिश 200% करूंगा कि आपको एक एक चीज समझ में बहुत अच्छी तरीके से आए। ठीक है। एज यूजली आई यूज टू डू। पोएम कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल बनाना हमारा काम है। तो इस पोएम को समझने से पहले आपको दो चीजें समझ लेनी है, क्योंकि इसमें दो एस्पेक्ट चलने वाले हैं। पहला आप समझ लीजिए कि यहाँ पर पोएट जो हमारा बेसिकली एक माउंटेनियर से अपनी कंपैरिजन करता है। जैसे कि एक बंदा जो है वो माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करता है, फिर माउंटेन पर चढ़ते समय उसे बहुत ज्यादा मिस्ट जो है, फॉग है, स्मोक है, इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है जब वो जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ता जाता है। तो बेसिकली पोएट भी बोल रहा है कि जैसे जैसे उसने, और आप अपने आप को भी रख लीजिए, जैसे कि हम और आप लोग हैं, जैसे जैसे अपने जीवन में आगे और बढ़ते चले जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती चली जाती हैं। बट बहादुरी वाली बात यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग तो उन समस्याओं को देख के डर जाते हैं, और बहुत सारे लोग वो डटे रहते हैं और फाइनली वो सफलता भी पाते हैं। तो इस पोएम से आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा। जो लोग सफल नहीं हो पाए हैं टीजीटी फिर या पीजीटी में इस बार, अगर वो इस पोएम को पॉजिटिवली लेते हैं तो उनके अंदर एक बिल्कुल 110% एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू उनके अंदर आएगा और आउटलुक जगेगा। ठीक है। तो हालांकि ये बात तो डेथ की करेगा, बट डेथ को ना लेकर के हम लोग इस चीज को अपनी लाइफ से अगर जोड़ेंगे तो हम बेहतरीन तरीके से पोएम को समझ पाएंगे। आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर मैं स्टार्ट करूँ। जी सर। क्लियर सर। चलिए क्लियर है। यस सर। चलिए, अब हमारा पोएट यहाँ पर कह रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पोएट हमारा कह रहा है कि फियर डेथ, टू फील द फॉग इन माई थ्रॉट, द मिस्ट इन माई फेस, व्हेन द स्नो बिगिन एंड ब्लास्ट डिनोट आई एम नीडिंग द प्लेस। पोएट इन 4 लाइंस में क्या कह रहा है, आपके सामने देख रहे हैं फियर डेथ, उसके बाद में लगा है क्वेश्चन मार्क। तो वो पूछ रहा है कि डेथ का फियर क्या होता है, मतलब फियर डेथ मतलब व्हाट इज डेथ, और डेथ से फियर क्यों, क्यों डेथ से फियर करो। टू फील द फॉग इन माई थ्रॉट, क्योंकि डेथ क्या होती है, तो फील मतलब महसूस करना, फॉग का मतलब कोहरा, इन माने में, माई माने अपने के लिए बोल रहा है, थ्रॉट माने गले में। मतलब जैसे डेथ का मतलब क्या है, जैसे जब आप का गला जो है थ्रॉट में कुछ फंस जाए और आप सफोकेशन फील करने लगे, आप सांस नहीं ले पाए, उस समय जो आप महसूस करते हैं वही तो डेथ होती है ना, जस्ट लाइक सफोकेशन। तो बस एक सफोकेशन ही तो मात्र है, क्या डरना। फॉग का मतलब यहाँ पर, मतलब फॉग क्या आपके गले में थोड़ी ना रुक जाएगा, समझिए। फॉग यहाँ पर जो लगाया है वो आप मिस्ट से, धूल से लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि फॉग मिस्ट का ही बना होता है। तो अगर मान लो जिस तरीके से धूल आपके गले में फंस जाए और आपको सफोकेशन का फील होने लगता है, उस समय महसूस होता है कि शायद डेथ ऐसी ही होती होगी। तो जैसे हम लोगों ने जब पोएम पढ़ी थी, एक बार आपने इजी में पढ़ा होगा, डेथ बी नॉट टू बी प्राउड बाय जॉन डन। उसने बोला था कि डेथ क्या होती है, डेथ कुछ नहीं है, डेथ तो अपने आप कभी आ ही नहीं सकती, वो तो बहाना लेके आती है। एक्सीडेंट हो गया तो वो कहा जाता है कि भैया वो एक्सीडेंट में मर गया, तो डेथ ने थोड़ी मारा, वो तो एक्सीडेंट में मर गया। कोई बंदा अगर मर गया कैंसर से, तो वो तो डेथ जो आई है वो तो जो है क्या नाम, किसी की आड़ में आई है, किसी का सहारा लेके आई है। वो क्या है, सहारा, कैंसर है। तो डेथ अपने आप तो कुछ कर ही नहीं सकती, उसको तो सहारे की जरूरत है, तो फिर डेथ से क्यों डरना। इसलिए डेथ को प्राउड नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी बोल रहा है फियर डेथ, मतलब डेथ से क्या डरो। टू फील फॉग मतलब जब हम लोग फील करते हैं डेथ क्या है, और डेथ का फियर क्या है, कि जब हम लोग फील करते हैं अपने थ्रॉट में कुछ मिस्ट जा फंस गया और उस समय हमको जो सफोकेशन होता है वही ना, द मिस्ट इन माई फेस, या फिर मिस्ट जो है वो हमारी फेस पर छा जाती है। फेस का मतलब यहाँ पर है आई से। जैसे जब आपको मृत्यु आएगी तो हमारी आंखें धुंधली होने लगती हैं, और जब व्यक्ति को सफोकेशन फील होने लगता है, वही ना, वही तो डेथ है। तो डेथ का फियर क्या है, व्हेन द स्नो बिगिन एंड द ब्लास्ट डिनोट आई एम नियरिंग द प्लेस। अब स्नो बिगिन का मतलब क्या है, कि जब बर्फ गिरने लगता है, बर्फ गिरने लगने का मतलब जब जैसे हमारा बॉडी है या एटमॉस्फेयर बहुत चिल होने लगता है, और तब ये चीज क्या है, डिनोट करती है। डिनोट का मतलब ये चीज जो है ब्लास्ट डिनोट एंड द ब्लास्ट डिनोट, तब ये चीज क्या डिनोट करती है, आई एम नियरिंग द प्लेस, तो मैं उस प्लेस की तरफ बढ़ रहा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे सफोकेशन होने लगा, आंखें धुंधली पड़ने लगी, तब ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ अब डेथ के पास से पहुंच रहा हूँ। ये एक इसका मीनिंग है। दूसरा मीनिंग क्या है, कि जैसे पोएट अपने आप को एक क्लाइंबर मानता है, वो माउंटेन पर चढ़ रहा है,
तो बोलता है कि डेथ से क्या डरना। मान लो जब बिल्कुल डेथ वैसी होती है जैसे कोई बंदा माउंटेन पे चढ़ रहा है ना, और जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ता जाता है मिस्ट फॉग जो है उसको घेर लेते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, उस समय जो व्यक्ति फील करता है, जो फियर वो फील करता है, बिल्कुल वैसी ही तो डेथ होती होगी। तो डेथ क्या है? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, यस और नो? क्लियर है। हाँ जी सर, क्लियर है, क्लियर सर। चलिए वेरी गुड। अब आगे बोल रहा है यहाँ पर समझ प्लीज। द पावर ऑफ द नाइट, द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, द पोस्ट ऑफ फो। भाई क्या है? आई एम नेरिंग द प्रेस। मान लो पावर जो है वो नाइट का है, या प्रेस है आप स्टॉर्म का। मान लो बहुत ज्यादा कोई तूफान आ जाए, या फिर पावर जो है आप नाइट, नाइट का पावर मतलब, या फिर रात्र में कोई चीज घटित हो जाए, या क्या द पोस्ट ऑफ द फो। पोस्ट ऑफ द फो का मतलब क्या है? फो कौन है यहाँ पर? दुश्मन। तो दुश्मन कौन है? डेथ। मतलब डेथ क्या है? डेथ भी एक तरीके से मान लो एक स्टॉर्म जैसी है। जैसे मान लो आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो, उस समय पर तूफान आ जाए, उस समय जो आप फील करें वो ना, या फिर रात के समय कोई घटना घटित हो जाए वो। तो डेथ क्या है? डेथ और कुछ नहीं है, जस्ट लाइक अ फो, एक पोस्ट है ऑफ द फो। पोस्ट का मतलब एक पद है, दुश्मन का एक पद है। डेथ और कुछ नहीं है। डेथ को यहाँ पर उसने इनिमी बोला है। डेथ इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ इनिमी। जिस तरीके से हम अपने इनिमी को फेस करते हैं और हम लोग बैटल्स में फाइट वगैरह करते हैं और उनसे लड़ते हैं, इन द सेम वे वी हैव टू आल्सो फाइट विद डेथ। देन व्हाट इज द थिंग टू वरी अबाउट द डेथ? वी शुड नॉट फील फियर, है ना, फ्रॉम द डेथ। ठीक है जी? कोई क्लियर है? क्लियर है ना एकदम? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए आगे। वेयर ही स्टैंड द आर्क फेयर इन द विजिबल फॉर्म एट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो, for the journey is done and the summit attained, and the warrior fall to a battle to fight the garden began, the reward of it all। देखिए अब इन लाइंस में पोइट क्या बोल रहा है कि वेयर ही स्टैंड। मान लो मैंने अभी आपको बोला है कि बेसिकली वो माउंट के ऊपर एक एज अ माउंटेनियर उसने बताया है, लेकिन बात वो कुछ और ही यहाँ पर कर रहा है। दोनों तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मान लो वो कह रहा है कि वेयर ही स्टैंड, यहाँ पर वो खड़ा हुआ है और वहां से उसे एक आर्क दिख रहा है। आर्क समझ रहे? मतलब इस तरह का कोई आर्क होगा, ये वाला आर्क, ये आर्क, इस तरीके का आर्क, इसके अंदर जो जगह रहती है, तो उसे वहां से एक आर्क दिख रहा है। वो भी आर्क कैसा है? फियर का। हालांकि बहुत ऊंचाई पर वो चढ़ गया होगा, या फिर कह सकते हैं उसने अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया है और जहां से वो देख रहा है अब उसे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। एक आर्क जो है फियर का दिखाई पड़ रहा है इन अ विजिबल फॉर्म, जो उसे बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। अच्छा जी, आर्क फेयर का मतलब क्या है? उसे ये प्रतीत हो रहा है कि चूंकि उसकी वाइफ की तो डेथ हो गई है, उसे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब उसकी भी डेथ होने वाली है। तो एक फेयर का आर्क जो है उसे एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। एट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो। लेकिन जो बंदे स्ट्रांग होते हैं वो इन सभी चीजों को छोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। भाई आप अगर माउंटेनियर हैं, बेसिकली हर बंदा तो माउंटेनियर हो नहीं सकता, है ना। होता तो सब कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया होता, उसने गिनीज बुक वर्ल्ड में अपना नाम हासिल करा लिया होता है। बहुत सारे लोग बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ गए। तो क्या था कि वो लोग ब्रेव लोग थे और उन लोगों ने जो भी बैरियर्स था, बैरियर्स थे जो भी फियर के, उन सब चीजों को उन्होंने पार कर दिया और वो लोग डेथ से नहीं डरे, इसीलिए वो लोग विजित हुए। तो इन द सेम वे वही कर रहा है। अब अगर मैं इस चीज को अपनी लाइफ से जोड़ लूं, अगर मान लो कोई भी काम करने से पहले आप डर जा रहे हैं या फिर आपके अंदर एक शंका उत्पन्न हो जा रही है कि हमसे होगा भी या नहीं होगा, तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि 90% तो आपसे नहीं होगा। क्योंकि जब आप सोच लेते कि ये हमसे ना हो पाएगा तो बिल्कुल वो आपसे हो ही नहीं पाएगा, और आप अपेक्षा भी मत कीजिए कि हम इसको कर पाएंगे। पहली चीज तो यही समझ लीजिए, ठीक है। तो उसी तरीके से बोल रहा है कि एट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो। अब उसे बिल्कुल सामने फियर का आर्क दिखाई पड़ रहा है जहां पर वो खड़ा है, मतलब उसे डेथ जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है कि डेथ जो है उसके नजदीक आने वाली है। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि एट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं वो कभी इन सब चीजों से डरते नहीं है, वो हमेशा आगे की ओर चलते रहते हैं। और यही वाली स्पिरिट हम लोगों ने यूलिसिस में भी देखी थी। हालांकि वो बूढ़ा हो गया था, उम्र भी उसकी गुजर रही थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक जुनून जज्बा था नई चीजों को एक्सप्लोर करने का। ठीक है, तो ये वाली चीजें हम लोगों ने देख ली। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है फॉर द जर्नी इज डन एंड सबमिट अटेंड। अब चूंकि जर्नी तो पूरी कर ली है और जो सबमिट उसे पानी थी, जो सबमिट उसे पानी थी वो भी उसने अटेंड कर ली, इसलिए हो सकता है कि माउंटेन की ऊंचाई पर पहुंच गया हो। अब क्या, जर्नी पूरी हो गई।
जब वहां पहुंच गए तो यहाँ पर दूसरी जर्नी की बात करें तो क्योंकि अब लाइफ उसने कंप्लीट कर ली, उसे सब प्रतीत हो रहा है और जो उसे चाहिए था उसे वो मिल गया है। तो अब डू अ बैटल टू फाइट एंड द गार्डन बी गेन, लेकिन इससे पहले सॉरी एक लाइन मिस कर गए, एंड द बैरियर्स फॉल, और जितनी भी बाधाएं थी वो भी सब क्या हो गई, फॉल हो गई। अब चूंकि वो विजित हो गया, लेकिन दो अ बैटल टू फाइट, लेकिन अभी भी एर का मतलब है, यहाँ पर लिखा है एर का मतलब बिफोर, लेकिन इससे पहले अभी एक बैटल और लड़ना बाकी है। द गार्जियन बिगेन, गार्जियन का मतलब होता है यहाँ पर एक तरीके समझ लीजिए सुरक्षा, या फिर और कुछ जीवन में लक्ष्य, अभी भी एक जो लक्ष्य है वो हासिल करना बाकी है। और कौन सा लक्ष्य है वो अभी आपको आगे समझ में आएगा। द रिवॉर्ड ऑफ इट ऑल, और जो कुछ भी मैंने किया है इन सबका भी मुझे रिवॉर्ड मिलना बाकी है। द रिवॉर्ड इज नथिंग बट इज टॉकिंग अबाउट योर डेथ, सब कुछ पा लिया लेकिन अभी एक और लड़ाई लड़नी है, दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट। अभी आगे बोलेगा कि बेस्ट एंड लास्ट फाइट लड़नी है और कोई लड़ाई नहीं है, वो है डेथ के साथ में। तो उसे भी एक गार्डियन जो है अटेंड करना। गार्डियन का मतलब सिर्फ समझ लीजिए एक तरीके से आपको यहाँ पर हेवन को इन द सेंस आप समझ लीजिए, अभी वो हेवन को प्राप्त करना बाकी है, वो उसको प्राप्त करने के लिए अभी उसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी डेथ से, समझ रहे हैं। तो आगे यहाँ पर बोल रहा है कि आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। अब चूंकि मैं तो हमेशा ऐसे एक फाइटर रहा हूँ तो क्यों ना एक और बेस्ट एंड लास्ट फाइट लड़ ली जाए। बेस्ट एंड लास्ट फाइट लड़ने का मतलब सीधी सीधी बात कर रहा है कि अपने जीवन के जो अंतिम क्षण है उसमें वो डेथ का सामना बड़ी ब्रेवरी से करना चाहता है। आए तो उसे फियर नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये चीज आप समझिए। तो इन लाइंस का मतलब आप समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके पास मैसेज पहुंच पा रहा है यस सर। जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी सर। इसमें पोएट यही कहना चाहता है कि डेथ जो एक बैटल ऑफ लाइफ है जिसको वो आखिरी बैटल को जीतना चाहता है। जी बिल्कुल, नो डाउट इन इट। तो आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको 5 स्टार के साथ में मार्क करके रखिए। और एक चीज बता दी, कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में या फिर और अन्य जगहों पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन दे रखी है आई वॉज एवर अ फाइटर, ये पेपर पासेस में दे रखी है, क्योंकि आंसर वो गलत है। तो कृपया करके भटकिएगा मत। आप यहाँ पर टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कोई कट पेस्ट कॉपी वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस भी हम ही बनाते हैं, ठीक है, और विकिपीडिया भी हम ही सेव करते हैं। तो जो कुछ विकिपीडिया में होता है वो सब कुछ सही नहीं होता, ये भी आप याद रखिए, जब तक कि वो एक पेज की फॉर्म में ना हो। वह समझ पा रहे हैं आप हमारी। तो आप यहाँ टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जो टेक्स्ट में लिखा है वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड लास्ट, किस पोएम से लाइन्स ली गई हैं ये मुझे बता दीजिए, मुझे नहीं पता है। क्रॉसपाइस। क्रॉसपाइस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। बिल्कुल सही है, बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। अब आगे है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। पोएट कह रहा है कि आई वुड हेट दैट डेथ बैंडेज माय आईज एंड पोर बोर एंड बेड मी क्रीप फास्ट। बोल रहा है कि मैं डेथ को तो हेट करता हूँ, और जो दैट डेथ बैंडेज माय, और ये जो डेथ है ना जिसने बैंडेज लगा दिया मेरी आंखों के ऊपर, पट्टी सी बांध दी है, तो मैं इन सब चीजों से क्या कर रहा हूँ, मैं हेट करता हूँ। एंड पोर बोर मतलब मैं आगे तक इस चीज को सहूंगा। एंड बेड मी क्रीप पास्ट, बेड का मतलब होता है आप जानते हैं जैसे किसी को विश करना होता है बेड। तो कह रहा है कि वेड मी, एंड वेड मी मैं अपने आप को अपने पास्ट में जो भी चीजें उसके साथ घटित हुई हैं और जिस तरीके से उन्होंने उस चीज का सामना किया है उसके विषय में वो अपने आप को विश करेगा। विश करेगा मतलब वो अपने आप को याद दिलाएगा उन चीजों के विषय में कि किस तरीके से उसने उन पुराने समय पर समस्याओं का सामना किया है ना। तो जब वो उन चीजों को याद करेगा किस तरीके से वो ब्रेव रहा है और कितनी ब्रेवरी उसने दिखाई है और ब्रेवफुली उसने आने वाली समस्याओं का सामना किया है बड़ी ब्रेवरी से, तो जब वो उन चीजों को याद करेगा दैट टाइम ही विल फील हेट फ्रॉम डेथ एंड दैट डेथ व्हिच हैज बॉन्डेज हिज आईज, जिस डेथ ने उसकी आंखों पर बैंडेजेस लगा दी हैं, तो उनका जो है वो उसका जो है वो बड़ी ब्रेवरी से सामना करेगा, बिकॉज ही विल वेड हिमसेल्फ अबाउट द पास्ट। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज के लिए अभी कितना बचा हुआ है, चलिए थोड़ा ही बचा हुआ है, इसको ओवर कर देते हैं। सर No. क्रीप पास्ट। क्रीप का मतलब होता है भैया रेंगना, और पास्ट का मतलब पीछे, तो पीछे की तरफ रेंग जाएगा। पीछे रेंगना सर एक मतलब क्या सबमिट हुआ? का मीनिंग और पूछना था। सबमिट का मतलब मैम चोटी, सबमिट का मैम मतलब चोटी। ओके। देखिए एक एक चीज का मीनिंग ढूंढिए मत, अन्यथा पोएम का सेंस कभी लगा नहीं पाएंगे आप।
ठीक है, आप समझिए, मैं हमेशा यही चीज आपको बताता रहता हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? आ रहा है सर, समझ पूछेंगे रहे जरूर। हैं। यस सर। चलिए कोई बात नहीं। क्यों? अब आपको समझ में आएगा ना, बोल रहा कीप मी पास, तो पास के बाद में क्यों जाएगा? क्योंकि बोल रहा है नो लेट नो, अरे नो नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट। नहीं, मुझे बिल्कुल इसके बारे में पूरा सोच समझ लेने दो, इसका टेस्ट कर लेने दो। किसका टेस्ट कर लेने दो? किस टेस्ट की बात कर रहा है पोइट? डेथ की। यस, वेरी गुड। एंड फेयर लाइक माई पियर्स द हीरोज ऑफ ओल्ड। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ओल्ड टाइम पर उसके फ्रेंड्स ने जिस तरीके से डेथ का सामना किया था, बिल्कुल वैसे ही उसे भी तो इस चीज का टेस्ट करने दो। वो भी तो जाने कि व्हाट इज द डेथ इन एक्चुअली, क्या है डेथ। तो अभी बात आपको समझ में आई? पास्ट की बात कर रहा था पीछे। हाँ जी सर। जी सर। तो बियर द बर्न। अब ये मुझे बताओ, देखते हैं भाई कौन जो है इसका आंसर बता पाता है। बियर द बर्न, चलिए ये इडियम है, बताइए। दूध का जला छाछ छाछ भी। पीता है। हाँ, फूक फूक के पीता है, समझ रहे हैं? बियर द बर्न, ठीक। इसका मतलब हुआ दूसरा, इसका मतलब ये है कि सहन करना होता है, ठीक। तो बियर द बर्न वो देखेगा, सहन करेगा, जो भी हो रहा है उसको भी टेस्ट करने दो। इन अ मिनट पे ग्लैड लाइफ एरियर ऑफ पेन डार्कनेस एंड कोल्ड। कह रहा है इन अ मिनट, एक ही मिनट में, पे ग्लेड्स लाइफ एरियर, कि जितना भी लाइफ का जितना भी उसने आनंद लिया है वो सब कुछ उसे एक मिनट में महसूस करने दो। किस फॉर्म में? लाइफ के एरियर कौन से? लाइक पेन, डार्कनेस एंड कोल्ड। एक मिनट के लिए उसे जो जीवन के जो एरियर है, एरियर जानते हो मतलब क्या होता है? अब एरियर समझिए, जैसे जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, बात समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके समझ आएगा। तो जैसे मान लो हम 3 महीने से नौकरी कर रहे हैं, 3 महीने का मुझे सैलरी नहीं मिला। अब आगे मेरा महीने का सैलरी आएगा तो उस महीने का हमको करंट मंथ का मिलेगा, लेकिन जो पीछे महीने का जो भी रहा है वो सब हमको एक साथ में मिलेगा एरियर बन के। वो सैलरी नहीं कहा जाता है, वो सब एरियर बकाया। कहा जाएगा। हाँ, बकाया पूरा एक साथ में मिलेगा। तो वैसे ही जो जीवन के जितने भी बकाई चीजें रह गई हैं, क्योंकि अभी तक तो उसने हमेशा एंजॉय किया है, स्ट्रगल बहुत कम लाइफ में किया है, तो अब वो कह रहा है जितने भी लाइफ के जो एरियर है, ठीक है, उसे एक ही मिनट में सब कुछ अदा कर लेने दो। और कौन कौन से लाइफ के एरियर हैं? प्लीज, वो भी ग्लेड एरियर बोला है, ग्लेड ग्लेड लाइफ एरियर। ग्लेड का मतलब क्या होता है? खुश मिजाज वाले। तो चूंकि वो हमेशा लाइफ में बहुत एंजॉय उसने किया है, स्ट्रगल बहुत कम किया है इस बंदे ने अपनी लाइफ में, तो कौन कौन से लाइफ के एरियर है ये मुझे बता दीजिए, जरा नाम लिखिए। पेन, डार्कनेस एंड सर कोल्ड। पेन, डार्कनेस एंड कोल्ड। ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये अंडरलाइन करके रखिएगा, ये एरियर है लाइफ के, ठीक। तो कह रहा है वी आर द वन, चलो मुझे भी साइलेंस दो, मुझे भी समझने दो क्या होता है। ये लोग तो टेस्ट कर ही चुके हैं, लेट मी टेस्ट आल्सो कि क्या होता है पेन, क्या होता है डार्कनेस और क्या होता है कोल्ड, ये सब कुछ देखने दो। तो फॉर सडन द वर्स्ट टर्न द बेस्ट टू द ब्रेव। क्यों क्यों ऐसा कह रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, इसे एकदम खा जाओ, चबा जाओ, निकल जाओ यहाँ से। फॉर सडन द वर्स्ट टर्न द बेस्ट टू द ब्रेव, ये भैया चबा जाओ, खा जाओ, निकल जाओ उसको, ठीक। समझ पा रहे हो नहीं? तो समझ पा रहे हो क्या करना है आपको इसको? 5 स्टार। हाँ, वेरी गुड, 5 स्टार लगाओ। क्यों कह रहा है ऐसा? तो समझिए, देखो, जिस भी बंदे के अंदर टैलेंट होता है ना, जिस भी बंदे अंदर कॉन्फिडेंट होता है, के अंदर ऑप्टिमिज्म होता है, तो वो घटिया से घटिया चीजों को भी अच्छे में बदल सकता है, बुरी से बुरी स्थिति को भी अपनी स्थिति अच्छी स्थिति में कन्वर्ट कर सकता है। समझ रहे हैं? कौन ऐसे लोग जिनके अंदर ब्रेवरी होती, करेज होता है कुछ कर दिखाने का। ऐसा नहीं अपनी स्थिति पे कू कू कर रहे हैं, रो रहे हैं और उसको अच्छा नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। तो जैसी स्थिति है उसको सुदृढ़ बनाइए अपनी रूहानी आत्मा से, है ना, अपनी स्थिति को मजबूत बनाइए। समझ रहे हैं? और चूंकि वो तो हमेशा ब्रेव रहा है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बात ही की बंदे ने है, कभी रोया तो है नहीं ब्राउनिंग, तो इसलिए उसको पता है कि जो ब्रेव लोग होते हैं वो वर्स्ट चीजों को भी बेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यस और नो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जी सर। यस सर। जो ब्रेव लोग होते हैं वो जी। अपनी कमियों पर भी काम करते हैं और सफल होते हैं। जहाँ चाह वहाँ रहा।
हाँ बिल्कुल। तो आगे देखते हैं द ब्लैक मिनट्स एट एंड। लेकिन ब्लैक मिनट क्या है भाई? ये ब्लैक मिनट क्या है? मतलब डेथ। बेड टाइम। डेथ डेथ That time. डेथ, हाँ। द ब्लैक मिनट्स एट एंड द एलिमेंट्स रेज द फेंट वॉइसेस दैट रेज shall dwindle, shall blend, shall change, shall become first a peace, then a joy, then a light, then thy praise. O thou soul of my soul, I shall clasp thee again, and with God be the rest. अब क्या बात बोली है भाई, एकदम मतलब मजा आ गया है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब अगर आप बेस्ट हैं, अगर आप ब्रेव हैं, तो आप रस्ट चीजों को, वर्स्ट चीजों को भी बेस्ट कर सकते हैं। कैसे? ब्लैक मिनट मतलब हालांकि आपके सामने डेथ है या फिर कोई और समस्या है सामने आपकी, तो एंड द एलिमेंट्स रेज, जितने भी क्रोध दिलाने वाले, रेज का मतलब तो वैसे आप जानते हैं क्रोध होता है, लेकिन यहाँ पर बर्बाद करने वाले, है ना, नष्ट कर देने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, या फिर फेंट वॉइस है। फेंट का मतलब झूठी वॉइस है। दैट रेप, रेप का मतलब होता है मतलब चाहना बहुत ज्यादा, किसी के विषय के, किसी भी वस्तु के विषय में आप मतलब तीव्र डिजायर रखना। तो चाहे कोई मतलब रेज कर देने वाले एलिमेंट्स हो या फिर फ्रेंड बॉयज हो, ये सब चीजें क्या करेंगी? ये सब ड्विंडल करेंगे। ड्विंडल का मतलब अपनी जगह से अस्थिर हो जाएंगी, गिर जाएंगी। शैल ब्लेंड, हाँ ये मिल जाएंगी, ब्लेंड हो जाएंगी, बदल जाएंगी। और उसके बाद में क्या होगा? शैल बिकम फर्स्ट अ पीस। तो पहले ये चीजें आपके लिए जॉय बन जाए, पीस बनेगी, फिर जॉय बनेगी, फिर ये लाइट बनेगी। मतलब यही जो बेकार चीजें हैं ना, जिससे आपको गुस्सा आ जाए या फिर रस, मतलब आपको बर्बाद करने वाली कोई भी चीजें, या फिर कोई झूठे वादे, कोई भी चीज आप लगा दी जो फ्रेंड वॉइस हो, तो ये चीजें आपके सामने तो बुरी हैं, लेकिन अगर आप वेरी करेजियसली अगर आप इन सब चीजों को फेस करते हैं, तो ये सब सामने आपके क्या करने लगेंगी? dwindle करने लगेंगी, ब्लेंड हो जाएंगी, ये बदल जाएंगी, सब कुछ फिर अच्छे में ही कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना? बात समझ में आई? तो पहले ये पीस बनेगी, फिर ये तुम्हारे लिए जॉय बन जाएंगी। और फिर बोल रहा है देन दाई ब्रेस्ट, देन दाई ब्रेस्ट, दाई का मतलब अब लगाया अपनी वाइफ के लिए, ठीक है? तो ये दाई ब्रेस्ट, ओ दो दाउ सोल ऑफ माई सोल, ओ तुम्हारी आत्मा यानी कि मेरी आत्मा, आई शैल क्लैप्स दी अगेन, मतलब तुम्हारी आत्मा को मेरी आत्मा एक बार फिर से क्लैप्स कर लेगी, मतलब पकड़ लेगी। कहाँ? when they will be in heaven, when there will be a reunion of Robert Browning and his wife. That time the poet is asking to the soul, then my soul will clasp or catch your soul when we both will be in heaven. So कह रहा है and with God be the rest. कहाँ? जब हम लोग रेस्ट कर रहे होंगे, गॉड बी द रेस्ट का मतलब यहाँ पर जब हम लोग हेवन में मिलेंगे तब। तो इसकी एंडिंग लाइन आपको याद रखनी है, गॉड बी द रेस्ट, याद रखिएगा इसकी एंडिंग लाइन है। तो एंडिंग लाइन पूछ लीजिए, बताओ गॉड बी द रेस्ट ये किसने बोला है? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोला है। किस पोएम में बोला है? तो प्रोज पाइस में बोला है। तो आई होप आपको जितना पढ़ाया गया होगा आपको समझ में आया होगा। आया है तो प्लीज हाँ बताइए, नहीं आया है तो ना बताइए। सर यस सर, ये क्लियर है वेरी सर। नाइस एक्सप्लेनेशन सर। यस सर समझ में आया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ना? Very nice explain. नो सर बिल्कुल नहीं सर अच्छे से समझाया सर ये तो।